नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट लेवल 2 की भाषा फर्स्ट हिंदी जिनके थी उनकी ऑफिशियल आंसर की 30 ही प्रश्नों की बताने वाला हूं। पूरे 30 ही प्रश्न बिल्कुल ऑफिशियल है, तो अच्छे से पूरे वीडियो को देख करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि लेवल 2 रीट में आपके हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और अच्छी तरह से समझना। अगर एक भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी डाउट आपको रहना ही नहीं चाहिए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। देखो, इसके पहले मैंने लेवल 2 की ही साइकोलॉजी की आंसर की अपलोड कर दी है, साइकोलॉजी की आंसर की अपलोड कर दी गई है। और यहाँ पर भी ये हिंदी की जो आंसर की अपलोड की जा रही है, इसमें शिक्षण विधियों में जो माननीय हमारे सर है दुबे जी, तो उनका भी सहयोग मिला है साथियों, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वापस। तो देखो, प्रश्न संख्या 31 पे हम आते हैं और एक एक आंसर को व्याख्यात्मक रूप से जैसे कहा था, जैसे हिंदी के टेस्ट लेता था वैसा ही पेपर बना है साथियों। नो टेंशन, अगर आप मेरे हिंदी के टेस्टों में 25 क्वेश्चन राइट करते थे तो यहाँ पर भी आपके 25 से ज्यादा ही सही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, यहाँ देखिएगा, खंड सेकंड भाषा फर्स्ट हिंदी है, लेवल 2 का है। वापस कह रहा हूँ, लेवल 2 SST साइंस मैथ्स वालों के लिए है। लेवल 1 के जो आंसर हैं वो मैं आज रात में या कल सुबह तक आपके पास वीडियो आ जाएगा, तो आप भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्टों के वीडियो आएंगे साथियों। और अगर किसी प्रश्न में मुझे लगता है जहाँ तक आगे अगर कोई त्रुटि होती है, वैसे भी नेट तो चल नहीं रहा है, तो बिना सिर्फ नॉलेज के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी कोशिश रहेगी कि कोई भी आंसर आपके गलत नहीं होएगा। तो देखो, यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, 31 से 35 तक आपको गद्यांश के आधार पर उत्तर देने हैं। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। ठीक है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। यह आपके गद्यांश है। अब देखिए, प्रश्नों को देखिएगा साथियों। तो इसमें प्रश्न संख्या 31 पूछा है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है इहा, शीला, आपगा और अबला। तो भाई यहाँ पर अबला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो दया है, वह स्त्री। तो स्त्री और अबला दोनों एक ही है, मतलब डी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 31 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। तो 32वां प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति और अत्य। तो अति प्लस आचार, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बी वाला विकल्प सही है साथियों इसमें प्रश्न 32 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। तो 33वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था इस टेस्ट में, देखिएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, इतने सीधा पेपर में मान रहा हूँ इसको, इतने सीधे प्रश्न है। आप मेरे टेस्ट को देखना, बहुत ही खतरनाक तरीके से टेस्ट बनते थे और उसमें भी आप 25-25 कर देते थे। तो यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है, जो मुझसे हिंदी का टेस्ट अगर लगातार मेरे टेस्ट को हल किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर कटेंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा है। ये हो सकता है 30 में से 30 आपने सही कर दिए हो, लेकिन 2-3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। बाकी स्कोर 26 से 27 तो रहना ही रहना है साथियों, 28 तक रहेगा आपका स्कोर। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो अपनी, दया, अवसर और यह है। तो मित्रों, अपनी, अवसर, यह है, ये तीनों ही भाववाचक नहीं है। दया शब्द यहाँ पर क्या है? भाववाचक है। सी वाला विकल्प आपके 33वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, अनाथ, फुर्तीला और उमड़। तो देखो, प्रत्यय की बात करें तो वेग में कोई प्रत्यय नहीं है, अनाथ ए प्लस नाथ इसमें उपसर्ग है न कि प्रत्यय, उमड़ में भी नहीं बल्कि फुर्तीला में इला प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प आपका बी वाला सही है, बी में यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, 34वें में बी सही रहेगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। मन से विकार, मन का विकार, मन और विकार, मन के द्वारा विकार। तो मन के द्वारा विकार नहीं होता है, मन और विकार भी नहीं होता है, मन से विकार नहीं, मन का विकार होता है। सी वाला विकल्प आपके 35वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर। तो इसमें देखिएगा, इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा।
श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते नहीं, हम अब भी आराम तलब है, हम कम से कम काम द्वारा। फिर आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर, जीविका उपार्जित करना चाहते हैं, यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। तो ये आपके गद्यांश था। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? भैया ऐसे वाक्यों को मैं कई बार कई प्रश्नों में दे चुका हूं। अगर होता मिल गया है तो फिर वो आसन्न रहता, मिल गया था वो पूर्ण रहता, और मिल गया तो फिर ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। मिल गया वो तो फिर है और था नहीं लग रहा है और भूतकाल का है तो फिर वो सामान्य में आएगा। ए वाला विकल्प 36वें में सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। तो इसमें गद्यांश देखने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, बेटी, जीविका, स्वप्न। तो जीविका अच्छी होती है, मनोवृत्ति अच्छी होती है, बेटी अच्छी होती है, लेकिन स्वप्न अच्छा होता है। तो अच्छा होता है मतलब ये एक पुल्लिंग का उदाहरण है। तो साथियों 37वें में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर डी मतलब चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है विनम्र, रूपांतरित, विवाहित और विनीत। तो देखो परिणत शब्द को हम यहाँ पर देखेंगे। परिणत तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। मतलब परिणत मतलब बदलाव के बारे में बात की जा रही है, तो उससे संबंधित कोई शब्द मिलता है तो वो राइट रहेगा। तो बदलाव मतलब रूपांतरित। तो साथियों रूपांतरित सी वाला विकल्प आपके 38वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। तो 39वां क्वेश्चन, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। तो मनोवृत्ति का मनोवृत्तो थोड़ी होता है, मनोवृत्ति ओ ये भी नहीं होता है, मनोवृत्ति ओ। तो मनोवृत्ता ओ ये भी गलत है, ये भी गलत है। मनोवृत्तियां। तो साथियों मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? मनोवृत्तियां बनेगा। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन थे। दूसरा विकल्प 39वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। दूषित शब्द का अर्थ है दोष युक्त, दोष मुक्त, दोष रहित, दोष से विरक्त। तो दूषित का मतलब कि भाई जिसमें कोई दोष हो, तो दोष रहित मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त जिसमें जो दोषों से मुक्त हो, तो ये भी गलत है। दोष से विरक्त मतलब अलग हो गया हो, ये भी गलत है। मतलब दूषित का मतलब होता है दोष युक्त। ए वाला विकल्प 40वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 3, 2, 4। अब अंग या घटक कुछ भी पूछ सकता था, मैंने कई बार बता चुका हूं। और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कितनी बार किया होगा? वाक्य के भाई अंगों की संख्या 2 है। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। मतलब बी वाला विकल्प आपके 41वें में सही है साथियों, 2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 1 अनार, 100 बीमार, ऊंची दुकान, फीके पकवान, आधा तीतर आधा बटेर, 9 कनौजियो, 13 चुल्ले। तो साथियों वस्तु की पूर्ति की तुलना में क्या हो रही है? मांग अधिक हो रही है। मतलब पूर्ति कम है, वस्तु कम है और मांग ज्यादा है। तो इसका मतलब होता है 1 अनार 100 बीमार। मतलब अनार 1 है, उसको खाने वाले 100 है। तो साथियों मतलब वस्तु कम है, मांग अधिक है। विकल्प 1 आपके ए वाला 42वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है कठिनता पूर्वक कार्य करना। कठिनता पूर्वक कार्य करना घास काटना थोड़ी होता है। घास काटना तो बहुत ईजी चीज है। गैर जिम्मेदार होना ये भी हो सकता है, बट आगे कुछ भी असर न होना नहीं, ये गलत है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो घास काटना मतलब एक तरफ से काम करते जाओ भले काम कैसा हो। तो ये है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों। ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है डी वाला है, इसमें 43 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 44 पर। 44वां क्वेश्चन डी वाला सही है 43वें में। तो 44वां प्रश्न, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का? अब बताओ आप, कराया है या मैंने क्या कहा था? उदाहरण के उदाहरण उठ के आएंगे और उदाहरण का उदाहरण उठ का है क्या कहा था कि नहीं कहा था? जो लगातार जुड़ा उसको अच्छी तरह से पता होगा। रचना प्रबोध की बुक में से देख लेना, पढ़ा रखिए पूरी साथियों। आपको पूरे उदाहरण रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण पे सबसे ज्यादा बल दिया था मैंने, और देख लो उदाहरण भी वही उठ कर रहे। तो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो क्योंकि का मतलब क्या साथियों? एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो वो किसका उदाहरण होता है? मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। मतलब ए वाला विकल्प आपके 44वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। तो 45वां क्वेश्चन, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये दो भाई, और क्या देखोगे आप? अब ये भी सेम टू सेम उठ के आया कि नहीं आया? किताबें अभी भी है,
टेस्ट अभी भी यूट्यूब पे डले हुए हैं, आप चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो। शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इच्छा हो रही है क्या, नहीं हो रही है। संकेत मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। विधान हो रहे हैं, संभावना नहीं हो रही है। मतलब बी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 45वां। तो ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो भाई अदम्य साहस मतलब साहस की विशेषता क्या बताई जा रही है कि अदम्य है साहस। साहस कैसा है, अदम्य। तो साथियों ये अव्यय नहीं है, ये क्रिया विशेषण भी नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 है ये। अब 46वें क्वेश्चन में क्या है साथियों, ये साहस शब्द साहस का बन जाता है साहसी। तो साहस यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, ये डी वाला विकल्प इसमें सही है। लेकिन थोड़ा इसमें मुझे भाववाचक, साहसी शब्द यहाँ पर भाववाचक होना चाहिए और साहस शब्द गुणवाचक। तो अगर भाववाचक संज्ञा आपको लगता है इसमें तो कमेंट कर सकते हो। बाकी इसमें मेरे अनुसार डी वाला विकल्प है और फाइनल आंसर की में तो हम देख ही लेंगे। बाकी इसका अगर कोई करेक्शन संबंधी चीज़ है तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा। बाकी इसमें मेरे अनुसार डी वाला है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 सॉरी, ठीक है, डी वाला बताऊंगा साथियों इसमें 46 में मैं आपको। देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। यहाँ डी वाला बता रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इसमें बी वाला भी हो सकता है भाववाचक अलग, साहस का साहसी। तो साहसी भाववाचक होना चाहिए, साहस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ डी बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 पे आएंगे। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के अर्थ में उपयुक्त विकल्प है। कारक चिन्ह, अव्यय, क्रिया और समुच्चय बोधक। तो भाई भी यहाँ पर रेखांकित चिन्ह है, तो भी कोई क्रिया नहीं होती है, गलत है। कारक चिन्ह भी नहीं होता है, ये भी गलत है। समुच्चय बोधक भी नहीं होता है, ये क्या है, एक अव्यय है। मतलब प्रश्न संख्या 47 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों, सी वाला विकल्प बिल्कुल आपके सही है 47 में। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 48 पर, 48वां क्वेश्चन। पूरा का पूरा वैसा ही दे दिया, एक एक चीज को। ऐसे क्वेश्चन मैं भी बनाता था या नहीं, कमेंट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, प्रूफ है हर चीज का, ठीक है, गलत नहीं बोल रहा हूँ साथियों। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है, असत्य है, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन त्रुटिपूर्ण शब्द दे दिया। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, बिल्कुल एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य में होता है, सही है ये। तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। करा रखी है सारी चीजें, यूं मत कह देना कि नहीं करा रखी है। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते, गलत है साथियों। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते हैं, बल्कि शब्दों या पदों के सार्थक समूह से वाक्य बनाए जाते हैं। विकल्प 4 आपके 48वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 प्रश्न थोड़ा समझने का है, बस हल्का सा समझना था और आंसर निकल आता है इसका। तो देखो, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। तो पर शब्द 3 जगह यूज हो रहे हैं, एक तो ये पर, एक ये पर और एक ये पर। तो देखो, वह यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, मतलब किस पर, घोड़े पर। तो घोड़े पर मतलब पर का मतलब किंतु और पंख तो होगा नहीं सबसे पहले। पर मतलब ऊपर, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बैठकर आया, पर किले का, पर मतलब होता है पर किले का दरवाजा बनता, मतलब किंतु किले का दरवाजा बनता, ये मिल गया। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, मतलब पर का मतलब पंख फड़फड़ाकर। तो मतलब डी वाला विकल्प इसमें सही रहेगा प्रश्न संख्या 49 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। ये यहाँ पर ये देखिए, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर को से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो एक तो ग्रेनाइट है, एक संगमरमर है, एक नवाजा, 3 शब्द है। ये विदेशी 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 है, विदेशी देशज देशज है, देशज 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 है और विदेशी विदेशी देशज है। तो साथियों मैंने क्या कहा था, लास्ट में ऑप्शन देख लिया करो। ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि देशज विदेशज मैंने पढ़ाए नहीं थे फर्स्ट लेवल वालों के हिसाब से, थोड़ा ध्यान से उतर गया था कि सेकंड लेवल में टॉपिक है। तो इनमें से एक सही रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। अब ये तो 100% गलत है ये वाला। तो अब यहाँ पर देशज देशज, विदेशी देशज, विदेशी विदेशी, और यहाँ पर देखो इसका मतलब ये है कि ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। तो भाई यहाँ पर थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, BCD कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म है ही नहीं।
तो फिर ऐसे कैसे उत्तर बता दूं अनुमानित? अनुमानित नहीं रहेगा, लेकिन ए वाला तो बिल्कुल ही गलत है। बी सी डी एक में इनमें से एक सही है साथियों। तो इसके लिए आप जरूर कमेंट करें यार 50वें प्रश्न के लिए कि बी सही रहेगा, डी सही रहेगा या सी सही रहेगा, ठीक है। बाकी इसको तो मैं घर जाके देख सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ सेंटर से ही वीडियो बना रहा हूँ, सेंटर पे से ही। सेंटर पे पेपर दिलवाना आया था साथियों, तो फिर भी सेंटर पे बैठे बैठे देखो इतने क्वेश्चन सोल्यूशन करके और वीडियो बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं तो कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल सोर्स है, कोई भी नेट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चीज़ें हैं, तो इस फिर भी आपको एक एक प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दिया जा रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन 51वां, इसके लिए कमेंट करना। क्वेश्चन कहीं देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो भाई नॉर्मल सा प्रश्न है, कई बार बताया, कई बार, कोई गिनती नहीं है। मिस एलन पार्कस्ट नहीं है, स्टीवेंसन नहीं है, किलपेट्रिक नहीं है, मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी ने पहले लिखना बताया, फिर बाद में पढ़ना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना नॉर्मल चलता है, और सुनना बोलना लिखना पढ़ना मोंटेसरी कहती है। तो फिर डी वाला विकल्प आपकी 51वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास से तो अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, और एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो भाई मौन पठन से आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। पठन की शुद्धता का संवर्धन, मन ही मन में पढ़ रहे तो गलत भी पढ़ते हैं, तो दूसरे को थोड़ी पता चलता है, तो साथियों ये भी गलत हो गया। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सही बात है। उच्चारण अभ्यास है तो अवसर, मौन पठन में काहे का उच्चारण करोगे, गलत है ये तो फिर बिल्कुल ही, मतलब बी वाला विकल्प आपके 52वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53, बुलेटिन बोर्ड है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, आयामी सामग्री है, कोमल सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड पढ़ा रखा है, यूं मत कहना नहीं पढ़ा रखा है। अब मैं तो कहूँगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है साथियों, 2 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते। आप लोगों ने जो मेरा साथ निभाया है, जो इतना सारा प्यार दिया है, एक नॉर्मल ऐसा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ टीचर हूँ जो रीट भर्ती से लगा हूँ, और मुझे रीट के बारे में अच्छे से जानकारी है कि भाई इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया था, कोशिश की थी मेरा पूरा ज्ञान आपको मिले, और मैंने दिया भी है साथियों, मैंने पूरी मेरी तरफ से कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए। बाकी जो लगातार पढ़ा है उसको पता है, फिर सारी चीज़ें उसको पता है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक दृश्य सामग्री है साथियों। बी वाला विकल्प आपकी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 53 में देखो, आप यूँ कहोगे कि मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन से दिमाग इतना टेंशन में था, बार बार एक शब्द दिमाग मारा था, प्रतिष्ठा। किस लिए? मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा नहीं हो कि पेपर में मेरे कोई प्रश्न नहीं छपे, पेपर बिल्कुल ही अलग बन जाए, तो मेरा क्या होगा, फिर मेरी लाइफ तो फिर धिक्कार हो जाएगी। ऐसा भी क्या जीवन जिसमें मैं लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तो इसी वजह से टेंशन में था, लेकिन आज इतना ज़्यादा खुश हूँ साथियों जिसकी कोई हद नहीं है, कोई भी। बस आपकी सफलता में मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इसके लिए बिल्कुल ऊपर वाले को शुक्रगुजार करूँगा इस चीज़ के लिए, और आप सभी के लिए तो वापस एक बार दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, सीसी में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कराया था, सीसी में व्यापकता का आशय है, कराया था ऐसे, कराया था कि नहीं कराया था, कराया था साथियों। ऐसे प्रश्न को इसमें नहीं दे दिया इसने, तो भाई फिर हम छांटना पड़ेगा फिर प्रश्न को, दिमाग लगाओ अपना। विषयों की व्यापकता होती है, दायरे की भी होती है, प्रश्नों या उपकरणों की। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देखो, आरबीएससी क्या मानती है वो अलग चीज है, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर उपकरणों की व्यापकता से लेता हूँ। उपकरणों की व्यापकता, सीसी में व्यापकता का मतलब नहीं होता है, क्योंकि उपकरण का संबंध सीसी में नहीं है साथियों, वो अलग चीज है। इसलिए मैं यहाँ पर बी वाला विकल्प बता रहा हूँ, बट इसमें डी वाला भी बताया जा रहा है कहीं जगह पर, या डी वाला भी कई सारे लोग मान सकते हैं। तो इसके लिए आप 54वें क्वेश्चन के लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरा आंसर बी है, और आरबीएससी जिस दिन आंसर की जारी करेगी, मेरे प्रश्नों से मैच करके देख लेना आप कितने प्रतिशत, लगभग 98% आंसर मेरे सही है साथियों, 95 से 98%। 1-2 प्रश्न ही इधर उधर हो सकते हैं। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक। ये तो पहले वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मतलब गजब है यार, ऐसे रिपीटेशन कोई करते हैं क्या इतने प्रश्नों का। पहले रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर होता है, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं थी। ए वाला विकल्प आपके 55वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56वां क्वेश्चन, सेम टू सेम कॉपी कर दिया इन्होंने। सेम टू सेम मतलब कॉपी क्या कर दिया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण सम्मत कार्य करना।
तो भाई रचना शिक्षण में हम क्रमबद्धता बनाते हैं, व्याकरण सम्मत कार्य करते हैं, विविध भाषाओं का ज्ञान भी दिया जा सकता है। साहित्य सर्जन 101% माना जाएगा ए वाला विकल्प। चाहो तो आरबीएससी के आंसर की से मिलान कर लेना, जब मिलान तो खैर करना ही है आपको, लेकिन साथियों इसमें ए वाला विकल्प ही सही माना जाएगा, क्योंकि साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, जैसे रचना तो हम छोटे बच्चों से भी कराते हैं, तो क्या उनको भी साहित्य सर्जन सिखाओगे? छोटे बच्चे साहित्य सर्जन के बारे में क्या जानते हैं आप, तो मुझे ये बता दो। तो इसलिए फिर ए वाला ही विकल्प इसमें सही माना जाएगा। 56 में ओनली ए वाला विकल्प सही माना जाएगा। साथियों इस चीज की मैं गारंटी दे देता हूं, वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, आंसर की से मिला के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। भाई यूं मत कहना कि ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया था। कराया था, बिल्कुल कराया था, क्योंकि मैं तो कहूंगा साथियों कितनी बार बताया, स्वगति का सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन विधि का मूल सिद्धांत होता है। इसमें बालक स्वगति से सीखता है जितनी उसकी सीखने की गति होती है। स्वगति का सिद्धांत देखो, अभिकर्मित अनुदेशन जिसके जनक है बीएफ स्किनर। देखिए शाकीय, अवरोही, मैथेटिक्स सारी बार पढ़ा रखी है मैंने, और ये क्वेश्चन तो जाने कितनी बार कर रखा है। ए वाला विकल्प आपके कौन सा प्रश्न 57 में सही है? 58। निम्न में से कौन सा सहस्र और वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, समवेत वाचन, अनुकरण वाचन, गहन वाचन। अब ये बता दो कि ये करा रखा है कि नहीं करा रखा। साथियों देखो, आदर्श वाचन भी शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन छात्र करते हैं, समवेत वाचन एक साथ किया जाता है, लेकिन गहन वाचन जैसा कोई प्रकार कभी बताया ही नहीं। तो बड़े आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते थे। मतलब डी वाला विकल्प इसमें 58 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 पे आएंगे, तो 59वां, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। अब यूं कह दो कि ये नहीं करा रखा है। मतलब वही तो कह रहा हूँ, इतने क्वेश्चन बैठते क्या, मुझे उम्मीद ही नहीं थी ऐसी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने क्वेश्चन जो के त्यों बैठ जाएंगे। ऑप्शन तक भी चेंज नहीं हुए साथियों। वेदता बिल्कुल होती है, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होती है, व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती है। सी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 60 और इस हिंदी भाषा फर्स्ट लेवल 2 का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। अब यूं मत कह देना कि ये नहीं करा रखा है। मतलब यार इतनी ज्यादा खुशी जिसकी कोई हद नहीं है साथियों। आलोचनात्मक प्रश्न आलोचना की जाता है, विश्लेषणात्मक प्रश्न में विश्लेषण किया जाता है, व्याख्यानात्मक प्रश्न में व्याख्या दी जाती है, लेकिन मिलान प्रश्न में मिलान किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में आते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3C वाला 60वें क्वेश्चन में सही है। तो भाई ये हो गया लेवल 2 का भाषा फर्स्ट हिंदी का पूरा पेपर सोल्व। आया मजा? कितने हुए कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताना, और जो मुझसे पढ़ा है वो तो जरूर कमेंट करना साथियों, ताकि मुझे भी तो ऐसा लगे कि हाँ यार मेरा जीवन, मतलब मैं बता नहीं सकता। चलो अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें मिलते हैं। ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, और मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन हो गए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और लेवल फर्स्ट वालों के भी सारे पेपरों को सोल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि भाई कौन सा नया प्रश्न है जो मैंने नहीं कराया था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।